तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो है हमारा मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत कल हमारा ख़त्म हो गया था, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना मध्यकालीन भारत, जिसकी शुरुआत हुई है आपकी 1712 से लेके 1717 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले आक्रमण होता है वो होता है अरबों का। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। उसमें भी सबसे पहले कौन करता है, वो करता है मोहम्मद बिन कासिम, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1712 से 1714। ठीक है, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत पे आक्रमण करता है। ठीक है, और ये जो उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम अरब का जो शासक था अल हजाज, उसका सेनापति था। ठीक है, और इसने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध में जो हिंदू शासक थे वो थे दाहिर, जो एक ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। ठीक है, उनको ये हराता है और फिर ये अपना शासन स्थापित करता है। सबसे पहले इसने जजिया कर लगाया था, जो कि आपकी आय का 1/2 या 2/3 भाग हुआ करता था। ठीक है, ये इसने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था, और जो विधवा थी, विकलांग बच्चे थे, उन पे नहीं लगाया था, या विकलांगों पे नहीं लगाया था। ठीक है, इसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए, जिन्हें हम दिरहम के सिक्के भी कहते हैं। और अरबी घोड़े भी भारत में काशी में लेके आया था। खजूर की खेती, ऊँट पालन, ये सब मानसून, सब ये सब अरबी शब्द हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या हुआ कि हाँ, अरबों ने भारत में 2 पुस्तकें और मतलब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। एक तो चरक संहिता और एक पंचतंत्र थी। ठीक है, 2 जो पुस्तकें हैं ये हमारी, इनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। तो पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन था पहला शासक, वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसका टाइम पीरियड जो रहेगा 1712 से लेके 1714 ईस्वी। ठीक है, ये भारत पे आक्रमण करता है। प्रथम मुस्लिम शासक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में। तो लिखते हैं यहाँ से, यह है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। ठीक है, उसके बाद इसने जो आक्रमण किया था, या फिर ये और लिख लीजिए कि ये अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज, उस टाइम पे जो शासक होगा अरबों में, वो अल हजाज था और उसका सेनापति था। इसने क्या किया कि ये हिंदू शासक दाहिर पे आक्रमण करता है, जो कि ब्राह्मण वंश से संबंधित था उनको, और उनको हराता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए हिंदू शासक या फिर उससे पहले सिंध पे आक्रमण करता है। ये सिंध के थे। ठीक है, इसने सिंध पर आक्रमण किया और हिंदू शासक दाहिर जो ब्राह्मण वंश, ठीक है, ब्राह्मण वंश का राजा था, उसे हराया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसको हराया। ठीक है, दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश का शासक था। आगे ये रहेगा कि इसने सबसे पहले क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। तो ये भी लिख दीजिए पॉइंट कि मोहम्मद
बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया, जो कि आय का 1/2 या 2/3 भाग था। जजिया कर जो था वो ब्राह्मणों और विधवा विकलांगों पे नहीं लगा था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसने भारत में सोने के सिक्के भी चलवाए थे जिन्हें हम दिरहम कहते हैं, ठीक है। तो इसने भारत में सोने के सिक्के भी चलवाए जिन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसने सोने के सिक्के सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने चलवाए थे, उनको क्या कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका ये है कि इनका उद्देश्य क्या था अरबों का भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो इनका उद्देश्य था भारत में आके मतलब एक तरीके से लूटपाट करना या फिर उसका मुस्लिम का धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है, इसको भी लिख लीजिए कि उद्देश्य क्या था। तो इनका उद्देश्य था लूट और प्रचार करना मुस्लिम धर्म का, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रभाव थे इनके अरबियों के जो भारत में पड़े थे, वो लिख लीजिएगा कि क्या क्या प्रभाव थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरे हेडिंग डालते हैं प्रभाव। प्रभाव क्या क्या थे इनके। तो एक तो ये था कि ऊंट पालन, खजूर की खेती, ये सब इन्हीं की देन थी, ठीक है। मानसून शब्द सबसे पहले अरबियों से भारत में आया था, ठीक है। कभी कभी गलत हो जाता है लिखने में। मानसून शब्द, ठीक है। मानचित्र शब्द, जजिया कर की स्टार्टिंग भी यहीं से होती, ठीक है। तो जजिया कर भी लिख लीजिए। और अरबियों ने दशमलव प्रणाली किससे सीखी थी, वो सीखी थी भारत से, ठीक है। तो ये इनके प्रभाव थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरबों ने, ये एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, ये इसको लिख लीजिए। अरबों ने भारत की 2 पुस्तकें या भारत की 2 पुस्तक उनका अनुवाद किया था अरबी भाषा में। भारत की 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद। कौन कौन सी थी, वो थी पहली जो थी वो पंचतंत्र थी,
ठीक है, और दूसरी जो थी चरक संहिता थी। आगे क्या था, आगे ये था कि ये 1714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो वापस लौट जाता है, और अल हजाज जिसका ये सेनापति था इसके द्वारा इसे मृत्युदंड दे दिया जाता है। ठीक है, तो 1714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट जाता है और अल हजाज इसे मृत्युदंड देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोहम्मद बिन कासिम का ये ख़त्म होता है। फिर दूसरा जो आक्रमण हुआ था, ये तो अरबी आक्रमण हो गया हमारा, दूसरा आक्रमण हुआ था आपका तुर्कों के द्वारा। ठीक है, तो भारत में तुर्क आक्रमण, तो भारत में दूसरा आक्रमण था वो था भारत में तुर्की आक्रमण। पहला आपका जो रहेगा वो था अरबों का आक्रमण। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत हमारा स्टार्ट हो गया था ना, उसमें चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भारत में तुर्की आक्रमण में ये जो था अफ़गानिस्तान के गजनी नामक स्थान से वहाँ से आए थे। ठीक है, जो तुर्की लोग थे, और वहाँ पे कौन था वो राजा या वहाँ का शासक कौन था, तो वो था सुबतगीन। सुबतगीन कौन था, ये महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, और ये इसने प्रथम तुर्की आक्रमण जो था वो भारत पे किया था। जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1997 में हुआ था। उस टाइम पे जो राजा थे वो थे जयपाल। ठीक है, उन्होंने सुबतगीन को हरा के इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद गजनी अगला शासक हुआ वहाँ का, गजनी वंश का, और फिर उसने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, जो महमूद गजनवी था उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वंश का जो शासक था महमूद गजनवी से। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, अब इसकी देखो उपाधियाँ, देखो इसकी क्या क्या उपाधि थी। तो इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी सुल्तान की, और दूसरी थी इसकी अल आदिल बिल्ला की। ठीक है, अल आदिल बिल्ला। ये उपाधि से दी किसने थी, ये बगदाद के खलीफा ने इसको ये उपाधि धारण दी थी। ठीक है, अब ये जो है गद्दी पे कब बैठता है, तो ये गद्दी पर बैठा, ऐसे लिखते हैं 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, और फिर ये स्टार्ट करता है अपना आक्रमण। तो पहला आक्रमण जो हुआ था, पहला आक्रमण वो किया था इसने राजा जयपाल जो थे उनके विरुद्ध। ठीक है, तो ये उनको हरा देता है, क्योंकि कि इससे पहले जो आक्रमण किए थे वो इसके पिता ने किए थे। तो राजा जयपाल जो उनके इसके पिता की हत्या कर देते हैं। ठीक है, जिनका नाम था सुबतगीन। तो राजा जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, फिर ये क्या, यहाँ पे ये हार जाते हैं, या फिर ये आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अगला आक्रमण जो करता है ये फिर करता है 1005 ईस्वी में, और ये करता है मुल्तान पर। ठीक है,
तो अगला आक्रमण कब करेगा? ये करेगा 1005 में। और किस पर? मुल्तान। उसके बाद अगला आक्रमण होता है इसका 1008 में, ये करता है नगरकोट पर। इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर इसका अगला आक्रमण होता है 1018 में, वो करता है कन्नौज पर। इनका उद्देश्य भी यही था, यहाँ के लूटपाट करना, ठीक है। और ये हाँ, इस पे कन्नौज पे करता है। उस टाइम पे राज्यपाल गुजर थे, ठीक है। फिर 1019 में इनका आक्रमण होता है और ये करता है चंदेल शासक, ठीक है। विद्याधर को यहाँ पे ये हराता है और इसको हम कालिंजर अभियान के नाम से भी जानते हैं। कालिंजर अभियान, ठीक है। यहाँ पे कौन किसको हराता है? ये चंदेल शासक। विद्याधर, ठीक है, को हराया। उसके बाद इसके बाद जो होता है इसका आक्रमण, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है 1025 में। कहाँ पे होता है? ये सभी को पता है, सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो कि कहाँ है? गुजरात में। उस टाइम पे गुजरात में शासक कौन थे जब ये आक्रमण हुआ था? तो उस टाइम पे गुजरात में शासक थे भीम प्रथम, ठीक है। किस वंश से थे? ये थे चालुक्य वंश, चालुक्य वंश से थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भीम प्रथम है, ठीक है। आगे जो ये सोमनाथ का मंदिर का जो निर्माण है ना, ये भी भीम प्रथम द्वारा कराया गया था। और फिर जब ये यहाँ से चला जाता है इसको लूट कर, तो उसका अंतिम बार जो निर्माण हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ रखनी है। उसके बाद इसका जो अगला आक्रमण होता है वो होता है खोकर जाति के विरुद्ध या फिर जाटों के विरुद्ध। तो यहाँ पे वो होता है इसका 1027 में, ठीक है। खोकर के विरुद्ध, या फिर आप बोलो जाटों के विरुद्ध, ठीक है। तो ये इसके आक्रमण हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद आगे हम इसके बारे में अगर पढ़ें तो इसके दरबारी भी कवि भी थे जो इसके साथ आए थे उस टाइम पे। तो इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? दरबारी कवि तो ये थे फिरदौसी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इनकी पुस्तकों के नाम पूछ ले जाते हैं। तो उनकी पुस्तक थी शहनामा, ठीक है। शहनामा, इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं ईरान का महाकाव्य। ईरान का महाकाव्य, ठीक है। और इस फिरदौसी ने ही बताया था कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ लिख लीजिए, कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग, ठीक है। अगला जो कवि था इसका, ये पहला था, दूसरा था अल-बरूनी। इसकी जो पुस्तक का नाम था वो किताबुल हिंद था या फिर तहकीके हिंद, ठीक है। तो तहकीक
ए हिंद। तीसरा कवि था वो था उत्वी। ये कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। और इनकी बुक के नाम, इसकी बुक का नाम था किताब उल यामिनी, ठीक है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो किताब उल यामिनी। और चौथा जो कवि था वो था फर्रुखी था, ठीक है। फर्रुखी या बोल दीजिए आप, फर्रुखी बोल दीजिए। या वैदाकी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कवि थे उस टाइम पे। और फिर यहाँ पे ये हमारा जो ख़त्म होता है महमूद गजनवी के बारे में। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक है। फिर मोहम्मद गौरी फिनिश हो जाएगा तो हमारा दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ये कविता इसका वैदाकी। वैहाकी था शायद, वैहाकी। देख लेना आप, इसका एक बार नाम कंफर्म कर लेना, ठीक है। पुस्तक थी तारीख़े सुबुतगीन। सुबुतगीन, ठीक है। इसने उपाधि तो मैंने आपको इसकी बताई दी, ठीक है। तो चलो ठीक है, इतना बहुत है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है ना वो इनकी बुक्स इम्पोर्टेंट रहती हैं, और इनके क्या कहते हैं इसके जो ये आक्रमण हैं ये सब, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कि हिस्ट्री में आप लोगों को पता है ऐसा कुछ नया नहीं होता कि इसमें भी नए क्वेश्चंस बन के आएंगे। इतिहास है तो जो इतिहास हमारा चला आ रहा है वही है, और वहीं से सब कुछ क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन सब यहीं से बनते हैं, ठीक है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि याद ही है सब कुछ, लेकिन भूल जाते हैं फिर भी। इसलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें रिवाइज़ रहती हैं तो आराम से चीज़ें हो जाती हैं। तो कल हम हमारा टॉपिक रहेगा मोहम्मद गौरी, और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करके दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट कर देंगे।